ये जुमले थे उनके, यानी आप दुश्मन भी मान रहे हैं। लेकिन ऑनेस्टली अपनी जगह पर अगर आपकी टीम सही से डिलीवर नहीं कर पाएगी तो आज से 1.5 साल के बाद आप अपने हलकों में जाकर लोगों से वोट लेने की पोजीशन में नहीं होंगे। और इससे अफसोसनाक बात नहीं होगी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहां पर खानदानी सियासी बैकग्राउंड वाले लोगों को मौका मिलता है, वहां पर एक ऐसा बंदा आया जो पढ़ा लिखा था, टैलेंटेड था, ऑनेस्ट था, लेकिन रॉन्ग टीम होने की वजह से सही तरह से डिलीवर ना कर पाया। ये अफसोसनाक बात होगी। बड़ी अब तकलीफ है। इसमें आपने बात की रज़ाक दाऊद साहब की या नदीम बाबर साहब की। अच्छा, इसमें भी क्रेडिट खान साहब को यह जरूर देना चाहिए कि एटलीस्ट पब्लिक के रिएक्शन के ऊपर, रद्द अमल के ऊपर उनमें इतनी कैपेसिटी या इतनी जुर्रत है कि वो लोगों को हटा सकते हैं। यानी नदीम बाबर के खिलाफ अगर एक मूव हुई जनरेट तो 1 साल के बाद हटाया। इसी तरह रज़ाक दाऊद के खिलाफ लोग बोल रहे हैं तो उसको सुन रहे हैं। इसी तरह एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A के ऊपर पब्लिक का रिएक्शन आया, जो कि हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है, तो उसमें खान साहब ने उस पर डिसीजन को रिवर्स लिया। तो हमें एक चीज की नेगेटिव साइड को देखना है तो पॉजिटिव साइड को भी देखना है। लेकिन खान साहब को इस कैबिनेट रीशफल के जरिए या अपने डिसीजन के रिवर्स करने के ऊपर अपने एंड पे जारी होने वाली उस कंफ्यूजन वेव को दुरुस्त करना होगा, जो कंफ्यूजन वेव पब्लिक को मजीद तजब्जुब का शिकार कर देती है। बिल्कुल ठीक। आप देखिए कि गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान खान साहब ने सबसे ज्यादा मीडिया को फेस किया है। खान साहब ने सबसे ज्यादा पब्लिक की कॉल्स ली हैं। खान साहब ने उसके ऊपर रिएक्ट भी किया और पब्लिक का क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त किया। तो वो 5-5 साल, 4-4 साल प्राइम मिनिस्टर रहने वाली शख्सियत जिन्होंने एक दफा मीडिया को नहीं फेस किया था, कभी पब्लिक को जवाब नहीं दिया था, गर्दन काटने पर तुल जाते थे, तो उनसे तो कम से कम बेहतर है भाई ये बंदा। लेकिन इस कंफ्यूजन को कौन दूर करेगा, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। और इस कंफ्यूजन को खुद खान साहब दूर कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो हम लोग जो कि राइट और पॉजिटिव चेंज के साथ खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे, शायद हम भी शायद 1 साल के बाद मायूसी का शिकार होंगे और कहेंगे यार यहाँ तो जो सिस्टम है, अपसेट द सिस्टम, अपसेट द माइंड, जो चल रहा है वैसे चलने दो, और तो कुछ हो नहीं सकता इस मुल्क में। बिल्कुल ठीक है। बढ़िया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि मैं एहसन इकबाल साहब का भी एक प्रोग्राम में देख रही थी कि उन्होंने फरमाया कि ये जो आईएमएफ के पास इमरान खान हुकूमत बहुत लेट गई है, बहुत देर से गए कि जब कोई ऑप्शन नहीं बची, इनको तो आते साथ फौरन चले जाना चाहिए था आईएमएफ के पास। तो यहाँ पर एक सवाल रेज होता है कि भाई अगर आप मईशत इतनी अच्छी हालत में छोड़कर गए थे तो फिर आपके जाते साथ इमरान खान हुकूमत को क्यों आप मशवरे दे रहे हैं कि उनको फौरन आईएमएफ के पास जाना पड़ता, जाना ही जाना था, वरना मुल्क दिवालिया हो जाता, वरना मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। ये उनके अल्फाज हैं। सो ये भी एक फूड फॉर थॉट है कि यहाँ पर तनकीद बराए तनकीद भी बहुत होती है। और मुझे तो नाज़रीन पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल देखते हुए वो बाप बेटे और गधे की कहानी बहुत रेलिवेंट लगती है कि जो बाप बेटा गधे को लेकर घर से निकले तो जब दोनों ही गधे पर सवार न थे तो सबने मजाक उड़ाया कि जानवर होते हुए भी कोई एक भी सवार नहीं उस पर। जब बेटा गधे पर सवार हुआ तो लोगों ने बाप को लान तान की। जब बेटे को उतारकर बाप गधे पर सवार हुआ तो लोगों ने बाप को लान तान की। और उसके बाद जब दोनों अपने जानवर पर सवार हो गए तो लोगों ने गधे के साथ हमदर्दी का इजहार किया। और बिलाखिर कहते हैं कि वो बाप बेटा अपने गधे को सर पर उठाकर फिर चलते बने और फिर तो जाहिर है कि मजाक का निशाना बने। सो तनकीद तो हर सूरत होगी। और इमरान खान साहब को मैं इस चीज़ में तो भरपूर क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के अगर वोट लिए हैं और पाकिस्तानी अवाम जिस तरह से उम्मीद की नज़र से उनको देखते हैं कि वो इस निज़ाम को बेहतर कर सकेंगे, तो क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करते हैं। और सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म अपने ही वोटर्स का वो सबसे ज्यादा बर्दाश्त करते हैं। लेकिन बहरहाल जो करने की चीजें हैं वो खान साहब को करनी पड़ेंगी। ये आईजी को 5-5 दफा तब्दील कर देने से मेरा नहीं ख्याल तब्दीली आएगी। असल तब्दीली उस वक्त आएगी कि जब आप सही बंदे को सही पोजीशन पर लगाएंगे, सही वजीर, सही मुशीर उस रेलेवेंट जगह पर बैठे जो आपको दुरुस्त मशवरे दे और जिसका मेन गोल और एम ये ना हो कि उसने पाकिस्तान जो बिजनेस टाइकून्स हैं उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, बल्कि पाकिस्तानी अवाम का मफाद उसको अजीज हो। सिद्दीक जान, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ब्रॉडशीट केस के हवाले से आप कुछ बड़ी तहलका खेज इंकशाफात आपने किए भी, मजीद हमें कुछ बताइए कि अब इसकी क्या सूरत हाल निकलेगी। और $60 मिलियन वाला वो किस्सा स्विस बैंक अकाउंट्स का जिस पर हम सब ने तो फातिहा पढ़ ली थी, वो भी सुनने में आया कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब ने उसका भी सुराग निकाल लिया। देखिए, वो डॉक्यूमेंट्स तो मौजूद हैं जिसका मैं शुरू में जिक्र भी कर चुका हूँ, लेकिन उसका ये हमें फायदा नहीं होगा कि वो बाहर से पैसे आ जाएंगे, वो मुमकिन नहीं है। अच्छा। क्योंकि वहाँ वहाँ तो वो टाइम पार्ट हो चुका है, जब वो मौका था वो हमने गंवा दिया है। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान में जरदारी साहब को
जो है वो इस पर सजा हो सकती है, उनकी तायात नाअहली हो सकती है, उनका केस दोबारा खुल सकता है। लेकिन इस वक्त जो माहौल चल रहा है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ जो हमें नज़र आ रहे हैं, उनके मुताबिक तो यही है कि ज़रदारी साहब के लिए आने वाले दिन जो हैं वो कोई ज़्यादा सख्त नहीं होंगे। उनके लिए आने वाले दिन जो हैं वो नरमियाँ होंगी, आसानियाँ होंगी। क्योंकि अभी जो उन्होंने जिस तरह से पीडीएम को जिस तरह से उन्होंने उसके ऊपर हमला किया है, जैसे उसके ऊपर खुदकुश हमला किया है और उसको तबाह और बर्बाद किया है, तो मेरा ख़्याल है कि अब उससे उनको समरात शायद किसी हद तक मिले और शायद उस तरह से ना उनके केसेस जो हैं वो खोले जाएँ। हालाँकि खुलने तो चाहिए, बड़ी उनका दुख एहतसाब की तो होना बात है। चाहिए, उनको करना तो चाहिए, नहीं, लेकिन ज़मीनी हकीकत मैंने लेकिन सदीक देखे ना, हुकूमत तो इतनी पुरज़्म दिखाई देती है कि हम एहतसाब करने के लिए आए हैं। तो अगर आप एहतसाब करने के लिए आए हैं तो फिर आपका मेन गोल ये पीडीएम में लड़ाई हो गई है अचीव करना तो नहीं होना चाहिए ना। वो तो खुद ही से लड़ रहे हैं। आपका मकसद तो है कि चुन चुन के जो जो गलत है उसको पकड़ें। देखिए मसला ये है, इमरान खान साहब कहते भी रहे कि मैं एनआरओ नहीं दूँगा, वो तो नहीं देंगे, लेकिन इमरान खान के मातहत अदालतें नहीं हैं, नैब इमरान खान के मातहत नहीं है। हम्म। अगर नैब किसी का केस खोलना ही नहीं चाहता नैब का अदारा, तो इमरान खान क्या कर सकता है? नैब का अदारा अदालत में अदालत से रुजू कर भी ले और अदालत हम्म। ना सुने, इमरान खान क्या कर सकता है? और हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो निज़ाम है, हमारे जो कवानीन हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ करप्ट माफिया को सपोर्ट करते हैं। ये कवानीन और आईनी जो शिकें हैं, वो वहाँ पर तो इस्तेमाल होती हैं जहाँ पे किसी करप्ट को, किसी लुटेरे को, किसी चोर को तहफ़्फ़ुज़ देना हो, रियायत देनी हो, फ़ायदा देना हो, हम्म। लेकिन वहाँ पर ये नहीं अप्लाई होती जहाँ पर किसी गरीब बंदे को कोई हकूक देने हो। पहले 40 आर्टिकल जो अवाम को हकूक देने की बात करते हैं, अवाम को जो उनके राइट्स हैं, जो उनकी सहूलियात हैं, जो रियासत को करना चाहिए, उसके ऊपर बात नहीं होती। हाँ, आगे बात होती है कवानीन पे शख्स को फ़ायदा देकर बरी करने की बातें होती हैं, दोबारा केस ना खोलने पे बात होती है। वो कवानीन जो इनके हक में होते हैं, उनका भरपूर इस्तेमाल होता है और बात भी होती है, लेकिन जो अवाम के हक में उस पे बात नहीं होती। तो मैं इसलिए कोई बहुत बड़ी कोई लोगों को होप्स नहीं देना चाहता कि जरदारी साहब के खिलाफ कोई केस खुल जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी बड़ी ठीक है। कोई जरदारी साहब के हवाले से ओके। कोई खबर आएगी। इसी तरह से चीजें चलती सिद्दीक रहेंगी। एंड फारूक, जमील फारूकी, अब आप दोनों से मेरा लास्ट क्वेश्चन यस और नो में जवाब देना है। क्या हुकूमत की इनमें से किसी भी एक पार्टी के साथ लगता है आपको कि डील हो रही है, हाँ या ना? देखिए मैं सिद्दीक तो हमारे भाइयों की तरह हैं, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा तज्जिया करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बैकडोर डील की बात आज से तकरीबन कोई 6 महीने पहले मैं कर चुका था और ट्वीट भी किया था इसके हवाले से। तो वो डील तो हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है और पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिलेगा। सही कह रहे हैं वो। ठीक है सिद्दीक, योर टेक बिफोर वी क्लोज। इसको आप जो डील की एक वो है तारीफ है या एक वो सारी उस सतह पे तो आप नहीं लेके जा सकते, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं ये सेटलमेंट जरूर है कि पीपल्स पार्टी को ज्यादा उससे छेड़छाड़ नहीं होगी।